अब अगला बिंदु अभी हम लोग को पढ़ना है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, वह चीज अभी हम लोग को देखना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समतल दर्पण बनाएंगे। समतल दर्पण का निचल का सतह को पेंटिंग कर देंगे, हो गया। ऊपर वाला सतह इसका परावर्तक सतह होगा, ठीक है। दर्पण का कोई नाम लिख देंगे MN, यह एक समतल दर्पण। दर्पण के सामने कोई एक बिंदु स्रोत होगा जहां से प्रकाश की अनेकों किरण निकल करके सभी दिशाओं में जाएगी। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, उस घटना को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक किरण को समतल दर्पण पर इस बिंदु स्रोत से निकाल करके तिरछा ले आएंगे। तो आप जानते हैं कि तिरछा आने वाली किरणों का परावर्तन भी तिरछा होता है, ये बात जानते हैं। ये परावर्तित किरण हो गई और यह आपतित किरण हो गई। दर्पण का यह बिंदु कहलाया आपतन बिंदु, जिसे O से सूचित किया गया, ठीक है। एक प्रकाश की किरण इस बिंदु स्रोत से, प्रकाश स्रोत से सीधे हम लोग ले आएंगे दर्पण पर। तो यह दर्पण पर लंबवत आगे प्रकाश की किरण। आपको पीछे की क्लास में बताएं कि दर्पण पर लंबवत आने वाली किरणों का परावर्तन उसी पथ पर और उसी दिशा में होता है, बताएं। तो यह आने वाली किरण थी, अब यहाँ से यह दर्पण पर आई और दर्पण से टकरा करके सीधे ऊपर की तरफ इसी पथ पर इसी दिशा में चली गई, तो इसके परावर्तन की पथ भी यही होगी। तो यहाँ पर आपतित किरण भी वही हुई और परावर्तित किरण भी वही। समझ में आया। यहाँ से क्या किए थे, हम दो किरण निकाले थे। एक इस बिंदु को नाम रखेंगे A, तो A से यहाँ तक आया M। समझिए कि दर्पण के M बिंदु पर यह किरण आई, तो इस किरण का नाम क्या हो जाएगा, A। जो लंबवत आई है इस किरण का नाम A। A जो है बिंदु स्रोत है, यहाँ से एक किरण तिरछा निकल के गई, दर्पण के बिंदु O पर आकर के मिली, तो यह जो आपतित किरण है इसका नाम हो जाएगा AO। इधर परावर्तित हो गई, इस बिंदु पर चली गई, इसको नाम कर दे B, तो यह परावर्तित किरण का नाम हो जाएगा O। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको प्रतिबिंब की परिभाषा बताए थे, अभी पीछे की क्लास में समझाए आपको कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या होती है। प्रतिबिंब की परिभाषा में बताए, सरल भाषा में, सरल शब्दों में बताए कि दर्पण से परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण होती है, वह दोनों जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। यदि वास्तव में मिली तो वास्तविक प्रतिबिंब। आप कल्पना किए कि कहीं मिल करके आ रही है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद दो किरण आपको दिखाई दे रहा। एक परावर्तित किरण MA, AM नहीं, AM कहेंगे आपतित किरण, और दर्पण से टकरा करके जब जा रही है तो MA कहेंगे परावर्तित किरण। MA किरण ऐसे जा रही है, सीधे चली जाएगी ऊपर की तरफ, इसकी दिशा यही होगी, यही ना होगी परावर्तित किरण। और दूसरी परावर्तित किरण O से B की ओर जा रही है, तो यह परावर्तित किरण आगे की तरफ बढ़ते इधर चली जाएगी। अब बताइए, दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों परावर्तित किरण आपस में कहीं मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। क्यों? दोनों किरण की दिशा अलग अलग है। यह एक सीधे दिशा में जा रहा है, यह तिरछा इस दिशा में जा रहा है। दोनों किरणों के बीच की दूरी यहाँ कुछ और थी और यहाँ पर कुछ और हो गई है, दूरी बढ़ते जा रही है। तो जिससे दो किरणों के बीच की दूरी बढ़ते चली जाएगी, वह आगे चल करके कहीं एक जगह मिलेगी? संभव नहीं है, नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? कल्पना किया जाएगा।
दर्पण से परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण है उसके विषय में क्या कल्पना किया जाएगा? यह कल्पना किया जाएगा कि दोनों परावर्तित किरण कहीं दर्पण के पीछे कोई एक निश्चित बिंदु से निकल करके तब आ रही है, यानी कि एक बिंदु से निकल करके यह दोनों किरण इधर की तरफ, एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है। कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि दर्पण के ऊपर का जो तल हुआ, इस तल पर यहाँ कोई दृष्टि हो, कोई आंख यहाँ हो, तो यहाँ से देखने वाले आंख को यह महसूस होगा, ऐसा फील होगा कि यह किरण जो निकल के आ रही है कहीं बहुत दूर से निकल करके आ रही है। यह किरण जो इधर जा रही है इसके बारे में भी फील होगा कि यह भी पीछे बहुत दूर से कहीं से निकल के जा रही है, ऐसा फील होगा ना। तो क्या किया जाए, पीछे की वह बिंदु को खोजा जाएगा जहां से यह दोनों किरण निकल करके जा रही है। तो इस परावर्तित किरण जो इधर जा रही थी, इसको दर्पण के पीछे हम लोग ले चलेंगे तो ये इधर की तरफ आ जाएगी, पीछे इधर आएगी ना बहुत दूर तक। यह परावर्तित किरण जो ऊपर जा रही थी, इसे जब हम लोग ले चलेंगे पीछे की तरफ, तो यह पीछे ऐसे चली जाएगी और दोनों जहां पर कट पॉइंट पर मिला यही वह बिंदु होगी। यहीं से पता चलेगा कि एक किरण निकल के इधर जा रही है और एक किरण निकल के इधर जा रही है। तो यह वह बिंदु हुआ, यह वह बिंदु हुआ जिस बिंदु पर दोनों परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। यह कल्पना किया गया, रियल में मिलता तो इधर मिलता, यह वास्तविक परावर्तित किरण इधर है, यह परावर्तित किरण इधर है। दोनों यदि इधर में मिलता तो हम लोग देखते, वास्तव में देखते कि हाँ यह इधर से आया, यह इधर से आया, दोनों एक बिंदु पर मिल गए, देखते ना मिलते हुए। लेकिन इस बिंदु को हम लोग देख नहीं रहे, कल्पना किए कि दर्पण के पीछे से कहीं से निकल करके यह सीधे किरण जा रही है कि दर्पण को पार करते हुए ऐसे जा रही है। यह भी किरण यहाँ से निकल करके ऐसे सीधे ऊपर की तरफ जा रही है। तो यह जो बिंदु हुआ यही हम लोग का प्रतिबिंब बना, और यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। क्यों? ये कल्पना किया गया है, यह बिंदु कैसा है? कल्पना किया गया बिंदु है, इसीलिए इस बिंदु को हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां थी यही ना देखना था। तो हम लोग पूरा जो चित्र के माध्यम से समझ गए हैं, इस सारी बातों को क्या करेंगे, व्याख्या करते हुए लिखेंगे। आप लोग लिख लेंगे या हम लिख दें? हम लिख देते हैं, ठीक। तो हम लिख देते हैं, आपको लिख लेना, फेयर की कॉपी में अच्छा से नोट कर लेना। लेकिन जब हम पूछेंगे तो जैसे जैसे स्टेप लिखल रहेगा वैसे ही आपको बताना होगा। चलिए देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति देखना था, उसकी प्रकृति देखना था, पूरे प्रतिबिंब के टाइप को, उसकी व्याख्या को देखना था। तो चित्र के माध्यम से तो हम लोग समझ गए। अब क्या करना था, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की व्याख्या करना था। जो चित्र सामने बना इसके बारे में लिखना है। क्या लिखा गया है? कोई नई बातें नहीं, अलग से कुछ नहीं लाया गया है। चित्र को देख करके इसकी रचना की गई। जो भी बातें लिखा गया है चित्र को देख देख के देखिए, समझने की क्षमता बढ़ाइए। चित्र में एक बिंदु स्रोत है जिसे समतल दर्पण के सामने रखा गया। ये दिखाई दे रहा है, एक बिंदु स्रोत कहिए या प्रकाश स्रोत कहिए। इस प्रकाश स्रोत को कहाँ रखा गया है? एक समतल दर्पण के सामने। अच्छा, एक बड़ी गलती, समतल दर्पण तो बना दिए लेकिन यहाँ रंगा हुआ सतह ही नहीं था। चलिए ध्यान दीजिए, ये रंगा हुआ सतह है, ऊपर वाला परावर्तक सतह। चित्र में एक बिंदु स्रोत है जिसे समतल दर्पण के सामने रखा गया है। चित्र को देख करके समझ गए, इतना लिखा हुआ। बिंदु ए से निकली दो किरणों को दर्पण पर दर्शाया गया है। बिंदु ए से अनेकों किरण निकलती है जिसमें से दो किरण को दर्पण पर ला करके दिखाया गया है। एक किरण सीधे लंबवत लाया गया है और दूसरा किरण तिरछा आया। तो जो किरण लंबवत आया है, तो लंबवत आने वाली किरण कौन है?
ए से लेकर के एम तक एम क्या है? लंबवत किरण है, दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, जिसका परावर्तन उसी पथ पर उसी दिशा में होती है। जिस पथ पर आई या उसी पथ से जा रही है। आगे बताया गया दूसरी किरण ए से ओ की दिशा में आया तो यह आपतित किरण ओ कहलाएगा। दूसरी किरण ओ दर्पण पर तिरछी आती है, जिसका परावर्तन ओ बी दिशा की ओर होती है। तो ए से ओ की ओर आया और ओ से बी की ओर जा रहा है, तो इसका परावर्तन किस दिशा में हो रहा है? ओ बी दिशा में हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों परावर्तित किरणें, एक परावर्तित किरण यह और एक परावर्तित किरण यह, दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे किसी बिंदु P से निकल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह दोनों परावर्तित किरण दर्पण के पीछे कोई बिंदु P से निकल रही है, कोई बिंदु P से निकल रही है। अतः बिंदु P यहाँ आपको लाल वाला मार्कर से, लाल रंगों से टूटी हुई लाइन से जो दिखाए हैं, यह परावर्तित किरण को पीछे ले जाकर के दिखाया गया। यह परावर्तित किरण को पीछे ले जाकर के दिखाया गया। दोनों का मिलान बिंदु एक बिंदु पर होता है यहाँ पर, जिसे हम लोग किससे सूचित किए? P से। तो अतः बिंदु P जो होगा, बिंदु A का आभासी प्रतिबिंब होगा। बिंदु A ऊपर है, इसका आभासी प्रतिबिंब बना कहाँ? बिंदु P पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। इससे यह पता चलता है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यही तो पूरा कंसेप्ट था। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसे एक चित्र के माध्यम से देख लिए और इस पूरे चित्र की व्याख्या कर दिए, लिख दिए। कभी कभी आपको परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की व्याख्या कर, या समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है समझाएं, उदाहरण सहित लिखें, चित्र के माध्यम से उसकी व्याख्या करें। तो इस प्रकार से चित्र भी बना देंगे और ये पूरी बातों को लिख देंगे। लास्ट में लिखेंगे एक लाइन जरूर कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए, एक कंसेप्ट हम लोग जान गए समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। अब अगले बिंदु को देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब अगला बिंदु क्या है? समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। उस प्रतिबिंब की क्या क्या खास बात होती है, क्या क्या उसका गुण होता है, क्या उसकी विशेषताएं, उस बिंदु को देखना है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कई एक विशेषताएं हैं, एक से अधिक विशेषता होता है तो उसे निम्नलिखित विशेषताओं में दर्शाया जाता है। तो सबसे पहला विशेषताएं क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह तो हम लोग चित्र के माध्यम से भी अभी देखे, प्रतिबिंब दर्पण के आगे बना था कि दर्पण के पीछे? पीछे। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता। दूसरी विशेषताएं क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा प्रतिबिंब भी उसका उतना ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जब समतल दर्पण के सामने अपना चेहरा देखते हैं तो जो वास्तविक चेहरा है वह इतना छोटा है और दर्पण में देखते थे इतना बड़ा दिखाई देता है। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। जो वस्तु का जो आकार ओरिजिनल में होता है, वास्तविक में होता है, वही आकार समतल दर्पण में भी देखने से होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरी विशेषताएं क्या कहता है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अभी पार्श्व परिवर्तन बताए ना, दायां वाला बायां दिखाई देता है, अब बायां वाला दायां दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन किस रूप में? पार्श्विक रूप में उल्टा होता है। अगली विशेषता क्या बताया गया कि प्रतिबिंब आभासी होता है। यह तो हम लोग देखे ना, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है कि वास्तविक होता है? आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। तो आभासी, देखिए अगली विशेषता में क्या बताया गया कि प्रतिबिंब आभासी होता है।
इसीलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके आगे क्या बताया गया कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। तो दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब भी दर्पण में उतना ही दूरी पर बनेगा। सुनिए, इस बात को अच्छा से समझिए। जब हम लोग दर्पण यानी कि आईना के सामने खड़ा होते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, तो आईना हम अपने शरीर से, अपने चेहरा से आईना जितना दूरी पर रहेगा ना, आईना के अंदर, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी लगेगा कि उतना ही दर्पण से पीछे है। जितना दूरी पर आप दर्पण के आगे खड़े रहेंगे, प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा। कभी कभी एकदम दर्पण के सामने आप सट जाइए, खड़ा हो जाइए, तब प्रतिबिंब भी लगेगा दर्पण के एकदम नजदीक में, लगेगा कि ओरिजिनल अपना चेहरा और प्रतिबिंब दोनों अब क्या हो रहा है, सट रहा है। लेकिन जैसे जैसे दर्पण से आप दूर हटेंगे, यानी कि दर्पण से जितना दूर जाएंगे, प्रतिबिंब भी दर्पण में उतना ही पीछे होते चला जाएगा। देखे ना, तो दर्पण में, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण से कितना दूरी पर, कितना पीछे, तो जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रहेगी उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक वस्तु समतल दर्पण के आगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। समतल दर्पण के आगे दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो प्रतिबिंब की दूरी भी होगी 10 सेंटीमीटर। उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितने पीछे बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से पीछे बनेगा। क्लियर? तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग उसकी व्याख्या के माध्यम से देख लिए, चित्र बना करके देख लिए, समझ गए, और उस प्रतिबिंब की जो जो विशेषताएं थी, ये सारी विशेषताएं देख लिए। आज की क्लास को रोकेंगे, फिर अगले टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।